नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे आगरा से, जहां नारी सशक्तिकरण और महिला उत्थान को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचार गोष्ठी में देश के जाने माने वक्ताओं का मार्गदर्शन आगरा की महिलाओं को मिलेगा। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां तहसील मड़ावरा में उप जिला अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ समाधान दिवस। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरा में नारी सशक्तिकरण और महिला उत्थान को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचार गोष्ठी में देश के जाने माने वक्ताओं का मार्गदर्शन आगरा की महिलाओं को मिलेगा। भारत के हर घर में देवी अहिल्याबाई होलकर जैसी बेटियां जन्म लें जो राष्ट्र की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। इस उद्देश्य हेतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगामी 17 फरवरी दिन सोमवार को रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में भव्य महिला संगोष्ठी का आयोजन करेगा। शुक्रवार को कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र का विमोचन भी किया जाएगा। विभाग संघ चालक चौधरी राजन सिंह ने बताया कि रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी आगरा में 17 फरवरी को दोपहर 2:30 पर महिला गोष्ठी आयोजित करेगा, जिसमें देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रेरणास्पद जीवन यात्रा का स्मरण किया जाएगा और उनसे प्रेरणा लेकर महिलाएं कैसे समाज की दिशा को प्रेरक दिशा दे। इस पर संघ के सहसर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल अपना वक्तव्य रखेंगे। सहविभाग कार्यवाह रमेश ने बताया कि कार्यक्रम में लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी भी नारियों को उनके आत्मसम्मान के साथ लोक कल्याण का पाठ पढ़ाएंगी। विभाग संपर्क प्रमुख सीए संजीव महेश्वरी ने बताया कि गोष्ठी का विषय परिवार व्यवस्था के मेरुदंड भारतीय नारी होगा, जिस पर 1200 गणमान्य महिलाओं को संबोधित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश भर में माँ अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती मना रहा है। इसी संदर्भ में अपने आगरा विभाग के संपर्क विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और पूरा विषय आदरणीय संजीव जी भाई साहब ने रख दिया है और मैं चौधरी राजन सिंह आगरा विभाग संघ चालक होने के नाते इस कार्यक्रम में जिनकी भी भूमिका रहेगी, सहयोग रहेगा, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय। विभाग द्वारा आगरा में विशिष्ट महिलाओं की एक संगोष्ठी परिवार व्यवस्था का मेरुदंड भारतीय नारी विषय पर सोमवार 17 फरवरी दोपहर 2:30 बजे से शाम के 5 बजे तक शिवाजी मंडपम सभागार विश्वविद्यालय का विवेकानंद खंदारी परिसर इसमें आयोजित की गई है। इस गोष्ठी को संबोधित करने के लिए संघ के सहसर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी आगरा पधार रहे हैं और इस कार्यक्रम में विशिष्ट विचार प्रस्तुत करने के लिए पद्मश्री एवं प्रख्यात लोक गायिका श्रीमती माल। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। चलो रे डोली उठाओ कहार, वक्त के साथ डोली का चलन खत्म हुआ तो दिल को छू देने वाला ये मीठा सा गीत भी डीजे के शोर में खो गया। लेकिन शनिवार को शादियों की पुरानी परंपरा को एक बार फिर से लोगों ने जीवंत होते देखा। लग्जरी गाड़ियों को छोड़ पालकी में दुल्हन शिल्पी सवार होकर निकली तो देखने वालों का हुजूम रोड पर उमड़ पड़ा। कहारों के कंधे पर इतराती डोली में बैठी नवविवाहिता को देखने के लिए पूरे मोहल्ले के लोग जुट गए। ये नजारा शनिवार को शहर के मोहल्ला नारायणपुर एक दलित समाज के परिवार से ताल्लुक था। यह एक दलित परिवार ने अपनी बेटी की विदाई के लिए पालकी की व्यवस्था की थी। परिवार के मुखिया ने बताया कि वो अपनी बेटी के ब्याह को यादगार बनाना चाहते थे, इसलिए डोली और कहार के साथ बिटिया को विदा करने का इंतजाम किया था। शहर के मोहल्ला नारायणपुर निवासी राजेंद्र कुमार की बेटी शिल्पी का विवाह इटावा ग्राम के बरालोकपुर के रहने वाले सुरेंद्र के बेटे सोनू से हुआ। शुक्रवार को सोनू की बारात आई थी। सोनू और शिल्पी अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए कुछ अलग करना चाहते थे। शादी की बाकी तैयारियों के साथ काफी समय तक दोनों परिवारों में इस पर विचार विमर्श हुआ। आखिर में डोली में विदाई वाला आइडिया आया जो सबको भा गया। इसके बाद शनिवार को नवविवाहिता शिल्पी डोली में बैठकर विदा हुई तो रोड पर देखने वालों की भीड़ लग गई और लोग सेल्फी और वीडियो लेने में जुटे रहे। क्या नाम है आपका? नाम राजेंद्र कुमार जी। कहाँ के निवासी हो? यही नारायणपुर के। आज आपने अपनी बेटी की विदाई पालकी पे की है, क्या कहना चाहेंगे पुरानी रीति रिवाजों को लेकर, जहाँ लोग अपने बहनों से विदाई करते हैं? हम पढ़े लिखे हैं, एमए किए हैं, तो हमारा यही विचार है कि पुरानी पद्धति से लोग बाग शादी करें तो कम खर्चा होगा और स्कॉर्पियो वगैरह में ये दुर्घटनाएं भी बचेंगी। तो बारात कहाँ से आई थी? जी, बारात कहाँ से आई थी? बारात बरालोकपुर से आई थी। किस जिले से? जिला इटावा से। अगर वही बात की जाए तो मतलब कार्ड भी आपने इंग्लिश में लिखा रखा है, इससे क्या संदेश देना चाहेंगे?
हमारा संदेश यही है कि आप लोग सब शिक्षित बने और यही हमारा संदेश है कि शिक्षित बने और ऐसे हिसाब से शादी न करें। और ASC न्यूज संवाददाता श्याम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत आम बजट को केवल हेडलाइन बजट करार दिया। उन्होंने कहा ये बजट जमीनी हकीकत से परे है और आम जनता का कोई वास्तविक राहत नहीं देता। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सांसद ने कहा कि सरकार को किसानों, गरीबों और युवाओं के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, लेकिन ये बजट केवल आंकड़ों का खेल साबित हुआ है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान इकरा हसन ने किसानों की समस्याओं पर विशेष रूप से जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने गन्ना किसानों को लेकर सिर्फ वादे किए, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने सरकार से मांग की गन्ने का समर्थन मूल्य 400 पार के नारे की तरह वास्तव में 400 रुपए किया जाए, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिल सके। हाल ही में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली हार पर प्रतिक्रिया देते हुए इकरा हसन ने कहा कि जनता का जनादेश है और पार्टी इसे पूरी गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव में और मजबूत रणनीति के साथ उतरेगी और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेगी। जानते हैं कैराना सांसद इकरा हसन ने और क्या कुछ कहा। आपको क्या लगता है कि किसानों को बजट, युवाओं का बजट है, किस तरह का बजट है? देखिए, बजट सिर्फ हेडलाइंस बटोरने का है। हमने अपने संसद में भी हमने ये बात रखी कि जो 12 लाख के ऊपर हेडलाइन बटोरी जा रही है, इतना सिर्फ 2% लोग कमाते हैं, तो सिर्फ उन्हीं का फ़ायदा है। बाकी जो लोग हैं उनको इनडायरेक्ट टैक्स में कटौती करके फ़ायदा हो सकता था, लेकिन उसकी कहीं भी बजट में बात नहीं है। ना हमारे किसानों की बात है, महिलाओं की कोई बात नहीं है, युवाओं के रोज़गार की कोई बात नहीं है, न मजदूरों की कोई बात है। तो बजट सिर्फ एक फंडे पे हेडलाइन बटोरना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की, उसके तत्काल बाद में उपचुनाव हुए, उसमें डिफीट मिली समाजवादी पार्टी को, क्या वजह रही? क्या मैनेजमेंट थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ, क्या वजह रही? देखिए, लोकतंत्र है वैसे तो, लेकिन जो उपचुनाव हुए हैं उसमें तंत्र से चुनाव जीते गए हैं, उसमें जनता का कोई वो नहीं रहा है। कई ऐसी सीटें हैं हमारी जहां पर भाजपा नहीं जीत सकती थी, किसी भी वजह से कभी भी नहीं जीत सकती, लेकिन वहां पर भी वो चुनाव जीते हैं। तो जिस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है वो सबके सामने है। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से अनदेखी कर रहा है वो भी सबके सामने है। तो ये जो बाई इलेक्शन है ये सरकार के होते हैं और उन्हीं के दबाव में प्रशासन ने, सभी लोगों ने मिलकर उनके झोली में ये 9 सीट डाल दी हैं जो कभी से कभी भी उन्हें नहीं मिल सकती। अच्छा, वेस्ट यूपी गन्ना बेल्ट कही जाती है और इस बार जो दाम है, समर्थन मूल्य है, उसको नहीं बढ़ाया गया है। क्या मांग है समाजवादी का, क्या स्टैंड है, क्या मांग करती है समाजवादी पार्टी? ये समर्थन मूल्य बढ़ाया ही नहीं बल्कि घोषित भी नहीं किया गया है। हमारी मांग ये है कि पिछली बार से ज़्यादा बढ़ाकर की जाए। कई चुनाव में कई जगहों पर ये भी वादे किए गए कि 400 पार सीटें होंगी तो 400 पार ही गन्ने का दाम होगा। तो हमारी मांग है कि कम से कम 400 पार तो करें। हालांकि अब जो महंगाई बढ़ती जा रही है और किसान जिस तरीके से परेशान है, तो गन्ने का मूल्य तो और भी देना चाहिए, क्योंकि जो किसान है वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर की तहसील मड़ावरा में उप जिलाधिकारी रोशनी यादव, खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में 14 फरियादी उपस्थित हुए, जिनमें 2 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण किया गया। 12 प्रार्थना पत्रों का संबंधित विभाग के विभागाध्यक्षों को जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने को प्रेषित किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में 2 प्रार्थना पत्र विकास विभाग, 1 राजस्व विभाग, 2 पुलिस विभाग, 6 पूर्ति विभाग, 2 विद्युत विभाग, 1 सिंचाई विभागों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। सभी प्रार्थना पत्रों को समय से एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के उप जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। ललितपुर मड़ावरा से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। मैनपुरी में 15 फरवरी 2025 थाना कोतवाली पुलिस सर्विलांस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में 21 जनवरी 2025 को स्टेशन रोड पर हुई चोरी के मास्टरमाइंड निखिल चौहान उर्फ नकुल चौहान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 19 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर, 60,000 रुपए की चांदी और 1 अवैध तमंचा बरामद किया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की योजना और अन्य घटनाओं में संलिप्तता स्वीकार की। पूर्व में इसी मामले में 2 अन्य आरोपियों से 3 लाख रुपए नगद और 8 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी रेकी कर रात में घरों में सेंध लगाता था। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने चोरी की घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को 20,000 रुपए के पुरस्कार देने की घोषणा की है। वहीं पीड़ित ने पुलिस की कार्रवाई से खुश होकर पुलिस टीम को 31,000 रुपए देने की घोषणा की है।
आइए जानते हैं इस विषय में एसएसपी मैनपुरी गणेश प्रसाद शाह का क्या कुछ कहना था। थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना को अंजाम दिया था, इसके बाद आज पुलिस ने खुलासा किया। क्या पूरी घटना थी, कब ये अंजाम दिया था? देखिए 21 की रात को एक शहर के इस घर में घर वाले शादी समारोह में गए हुए थे। उसका फायदा उठा के, घर खाली था, उसका फायदा उठा के कुछ लोगों ने घर के अंदर मतलब घुसा और लॉक वगैरह तोड़ के कुछ पैसे जेवरात आगे चोरी वगैरह कर लिए। और उसके बाद जब उसी समय जब ये अंदर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे तो परिवार वाले वापसी आते हैं और उससे पहले गार्ड वगैरह वहां मौजूद रहता है। उन्हें कुछ आहट होती है तो वो अंदर में सस्पेक्ट लगता है कि कुछ है, तो वो अंदर दरवाजे को खोल के देखना चाहते हैं। उसी क्रम में जब वो निकल भागते, जब चोरों को भी अंदाज लग जाता है अपराधियों को कि मतलब गृह स्वामी और उनके लोग आ गए हैं, तो भागने का प्रयास करते हैं, भागने में सफल भी रहते हैं। और लेकिन भागने के दौरान वो जो गार्ड थे उनको गोली मार देते हैं। गोली उन्हें लगती है, लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्हें इंजरी हुई, लेकिन वो पूरी तरह सुरक्षित है। तत्काल ही थाना अध्यक्ष और जो भी लोग मौके पे गए थे उन्हें इलाज के लिए भेजा गया था। और टीम लगातार इसमें घटना, मैं भी अपने घर वालों से मुलाकात किया था, घटनास्थल को देखा था और हम लोगों ने लगातार सीसीटीवी फुटेज को देखा और कुछ हमें शुरुआत से लीड भी मिल रही थी कि क्योंकि रात का मामला था तो चेहरे वगैरह बहुत क्लियर नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी पूरी टीम ने पूरे मनोयोग से काम किया, जिसका नतीजा निकला कि पहले भी आप जानते हैं कि 2-3 अपराधियों को भेजा जा चुका है जेल में। आज जो मुख्य साथी निखिल है, उनके कब्जे से इतने जो इनके घर के जेवरात हैं वो बरामद हुए हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। और परिवार वालों से बात हुई है, उनको दिखाया गया है सब सामान। उन्होंने जैसा कि सीओ साहब ने बताया कि सभी लोग कार्रवाई से संतुष्टि प्रकट कर रहे हैं और इन जेल भेजा रहा है। जो बाकी भी जो अभियुक्त हैं उनको तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश दिए गए हैं और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर करने वाली टीम पुलिस 20,000 का इनाम दिया गया पूरी टीम को। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। थाना रजपुरा व गुन्नौर पुलिस टीम द्वारा फर्जी बीमा पॉलिसी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 अभियुक्तों को विभिन्न बैंकों की 81 पासबुक, 16 चेकबुक और 35 डेबिट कार्ड, 25 आधार कार्ड, 18 पैन कार्ड, 51 बीमा पॉलिसी, क्लेम फॉर्म, 31 मृत्यु प्रमाण पत्र और 17 बीमा पॉलिसी बॉन्ड, 12 फोटो कॉपी बीमा पॉलिसी, 2 लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन, 7 भिन्न भिन्न सिम, विभिन्न बैंकों के 18 सील मोहर, 1 मेट्रो ट्रेन कार्ड व 2 बैग के साथ गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, जनपद संभल के थाना रजपुरा व गुन्नौर पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर फर्जी बीमा पॉलिसी करने वाले गिरोह के 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के पास से फर्जी बीमा करने के विभिन्न बैंकों के पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लैपटॉप जैसे उपकरण बरामद किए। ये गिरोह कैंसर पीड़ितों को खोजकर उनके परिवार को आर्थिक लाभ देने के लालच में उन परिवारों को अपना शिकार बनाते थे। उनका नेटवर्क क्षेत्र में फैला हुआ है। ऐसे लोगों को खोजते जो कैंसर से पीड़ित हों या कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो। उनके परिवारों को आर्थिक लाभ देने के बहाने इनका फर्जी बीमा कराते हैं। मृत्यु के उपरांत बीमा कंपनियों से मोटी रकम वसूलते हैं। तमाम कंपनियों को बीमा माफिया लंबे समय से चूना लगा रहे हैं। सर, फर्जी बीमा पॉलिसी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है, क्या पूरा मामला है और किसमें कितनी गिरफ्तारी हुई है? जनपद संभल की थाना रजपुरा पुलिस को करीब 1 महीना पूर्व हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा के नेतृत्व में एक बहुत ही अच्छे केस को वर्कआउट करने का मौका मिला था, जिसमें उन्होंने एक अंतर्राज्यीय फर्जी बीमा बनाने वाली गैंग का पर्दाफाश किया था एडिशनल एसपी द्वारा। उसके बाद से करीब पिछले 1 महीने तक लगातार उसको फॉलोअप लिया गया और फॉलोअप लेने के बाद में आज दूसरी एक पूरी गैंग है, उसी गैंग के ही जुड़े हुए लोग हैं, उनमें दूसरी ट्रांस उसको कह सकते हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। यह एक विभिन्न राज्यों में जितने भी जिसमें उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, दिल्ली है, झारखंड तक इन लोगों के पांव हैं, इन लोगों ने पसार रखे हैं। इन लोगों द्वारा 2 प्रकार के बीमा है, उसमें फ्रॉड किए जाते हैं। एक है प्रधानमंत्री JJY जो PM JJY है, उसके नाम पे फ्रॉड किया जाता है, और दूसरे जो लोग मृत हो चुके हैं उन लोगों के भी फर्जी बीमा है, इनके द्वारा करवाए जाते रहे हैं। इन लोगों में शाहरुख, हिरेंद्र, संजू, प्रेमपाल और नीलम नाम के कुल 6 लोग हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके सबके जो डिटेल्ड हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। इनके पास से 81 पासबुक, 16 चेकबुक, 35 डेबिट कार्ड हैं और 25 आधार कार्ड, 18 पैन कार्ड,
और विभिन्न क्लेम फॉर्म्स, 31 लोगों के डेथ सर्टिफिकेट और कई बीमा की पॉलिसी के बॉन्ड हैं 17, वो बरामद हुए हैं। विभिन्न कंपनीज़ की सिम हैं इनके पास से बरामद हुई है और विभिन्न बैंकों की सील बरामद हुई है। इनमें प्रत्येक का एक स्टेप बाय स्टेप, सबसे सर्वप्रथम मैं आपको प्रधानमंत्री जो JJY है इसके तहत किस तरीके से ये लोग फ्रॉड करते हैं। इसमें एक व्यक्ति को 2 लाख रुपए तक का क्लेम मिलता है। इनके द्वारा जो बीमार लोग हैं उनको गांव में ढूंढा जाता है जिन लोगों की डेथ जल्दी होने वाली है। इस तरीके यहाँ पे जो मृत्यु शैया पे होते हैं, इस तरीके के लोगों को ढूंढ के ये ढूंढवाने का काम आशा वर्कर द्वारा करवाया जाता है। 45 दिन का समय मिनिमम चाहिए होता है बीमा करने के बाद से उसकी डेथ तक का। तो ये इसी तरीके के लोगों को आइडेंटिफाई करके पहले उनका बीमा भी करवाते हैं और फिर उसका नॉमिनी भी, उसके लिए भी जो नॉमिनी के जो फॉर्म भरते हैं उसका भी सिम कार्ड है, वो लोग स्वयं ये लोग परचेज करते हैं। किसी एक पर्टिकुलर उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है जो ये सिम प्रोवाइड करता है और उसके बाद में बिना व्यक्ति को पता चले जिसका इंश्योरेंस हुआ है PMJJY का, उस व्यक्ति के खाते से 2-2 लाख रुपए इस तरीके के निकालने का प्रकाश में आया है। दूसरा जो फ्रॉड का इनका तरीका है, ये मरे हुए लोगों के बीमा कराते हैं। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है जिसका नाम है त्रिलोक है। त्रिलोक ने अपना राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर है जिसमें उसने अपना ट्रीटमेंट करवाया और ये इसका रियल ट्रीटमेंट हुआ है वहाँ पे, और इस ट्रीटमेंट के बाद में इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। इस व्यक्ति की डेथ हो गई है 19/6/24 को। इसका निगम बोध शमशान घाट दिल्ली के अंदर ये उसका सर्टिफिकेट है कि इस व्यक्ति की डेथ हुई है। उसके बाद में इसको वहाँ पे इसका अंतिम संस्कार हुआ है। ये निगम बोध शमशान घाट की डिटेल है। उसके बाद में इस व्यक्ति को 19/6/24 को इस व्यक्ति की डेथ होने का एक डेथ सर्टिफिकेट, जो ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट है, वो MCD द्वारा इश्यू किया जाता है दिल्ली के द्वारा। इसके बाद में ये बीमा माफिया है वो इस तरीके के लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद में इस व्यक्ति की पॉलिसी है वो 25 सितंबर मरने के करीबन 1 महीना 10 दिन बाद में ये उसकी पॉलिसी एडलवाइस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस है, उसके अंदर शुरू करवाते हैं। उसके लिए इस व्यक्ति को जिंदा दिखाया जाता है। जिंदा दिखाने के बाद में इन लोगों द्वारा उसकी हार्ट रेट वगैरह सब कुछ हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया जाता है और जिसमें उसकी गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया जाता है। उसकी आप देख सकते हैं कि उस व्यक्ति को फिर वहाँ पे मृत दिखाया जाता है। उसका प्रॉपर पहले ट्रीटमेंट भी करवाया जाता है, घर वालों से कंसेंट भी ली जाती है। संभल से सी न्यूज संवाददाता रंजीत सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।